Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel Learning Science with CK. I am your teacher Chandan, and as we have completed the first chapter and already started the second chapter, that is microorganisms, friend and foe. Okay, in these chapters we have studied about the microorganisms. Okay, that in some ways microorganisms are helpful to us, and many ways they are harmful to us. Okay, and we get to know about the various beneficial effects and also the about the disease causing agents, that is pathogens. They are also some microbes. Okay, we have studied both about both of them, and as we have started about the microorganisms and us, and here we discussed about the friendly microorganisms, and under it we have discussed the making of curd and bread. And after learning this point, we studied that commercial use of microorganisms. And after all, we get to know that how microorganisms are used as commercial benefits. Their medicinal use of microorganisms, we studied that how medicines are prepared with the help of microorganisms. Okay. Then we discussed about vaccine, antibodies, and then we get to know that how vaccine was first of all prepared. Edward Jenner, we studied about Edward Jenner, that Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. And today we will start from the point we left in the last class. And we left in this point increasing soil fertility, that we will get to know that how microorganisms help us to increase the soil's fertility. Okay, you know about the bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increasing its fertility. Okay, these microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Okay, तो बच्चों क्या है, फ्रेंड्स क्या है कि कुछ ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं जो कि, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम, वो जो है हमारे सॉइल में जो है नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाते हैं। ओके, वे जो है फ्री, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। तो जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स हैं, लेगुमिनस प्लांट्स मीन्स वैसे प्लांट्स जिनके जड़ों में जो है ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये लेगुमिनस प्लांट्स क्या है, तो ये हमें, और जितने भी दालें हमें मिलती हैं वो इन्हीं लेगुमिनस प्लांट से ही मिलती हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो हमें प्लांट से प्रोटीन नहीं मिलता दाल के रूप में। ओके, तो ये देखिए कितना बेनिफिशियल है ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हम लोगों को। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगा, तो आप देखिए यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगा कैसा दिखता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया कि किस तरह से वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाउ we will get to know that cleaning the environment, कि किस तरह से ये बैक्टीरिया जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो कैसे हेल्प करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 2.5। आपको करना क्या है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Okay, put the pot aside. Observe them after 3 to 4 weeks. आपको करना क्या है कि 2 पॉट लेना है, गमला लेना है, और ईच पॉट में जो है आपको हाफ जो है क्या करना है, उसमें सॉइल भर देना है। और उसके बाद पॉट ए में आपको प्लांट वेस्ट, जो प्लांट वेस्ट होता है, आप प्लांट वेस्ट की जो किचन की वेस्ट हुई सब्जियों जो कटती हैं आपके घर में, आप वो सब फ्रूट्स की छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, उनके पत्ते हो गए, जो भी
ये प्लांट्स के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आप उसमें फिल कर दो और उसके ऊपर में थोड़ी सी सॉइल उसके ऊपर लेवल कर दो। ओके, दूसरे पॉट में आपको करना क्या है कि दूसरे पॉट में जो है आप उसमें हाफ सॉइल आपने भरा हुआ है, आप प्लास्टिक की टॉयज जो है, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स है, उसको आप जो है उसमें उसके ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर जो है सॉइल, टॉप लेवल में सॉइल भर दीजिए और उसको जो है 3 से 4 वीक्स के लिए आपको छोड़ देना है। ओके, फिर आपको जो है 3 से 4 वीक्स के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू प्लांट्स? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How would this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process could be used by the plants again. तो होता क्या है कि जो आपने देखा कि जिसमें आपने प्लांट वेस्ट रखा था, 3-4 वीक्स के बाद में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद जो है वो मैन्योर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मैन्योर होता क्या है? तो मैन्योर जो है जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट्स या एनिमल के जो वेस्ट हैं, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। और मैन्योर्स में जो है हाईली एनरिच्ड नाइट्रोजन, प्रोटीन, एवरीथिंग जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑल भी मिनरल्स जो है सारे अवेलेबल होते हैं। और ये जो मैन्योर है ये प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप अगर अगर आप प्लांटिंग करते हो, गमले में प्लांटिंग करते हो, तो जब ये जो मैन्योर आप अगर उसमें डालोगे तो आपका जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, तो ये जो है डिकम्पोजिशन के बाद, प्लांट्स वेस्ट के डिकम्पोजिशन के बाद हमको मैन्योर प्राप्त होता है। और ये किसकी बदौलत हमें प्राप्त हो रहा है? ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प बदौलत ही प्राप्त हो रहा है। सो दे आर बेनिफिशियल टू अस। In what you have observed in the next pot, you find that there is no changes after the 3 to 4 weeks, है ना? कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वो जो है। इसका मतलब उसमें जो है बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? क्योंकि वो चीजें डिकम्पोज नहीं होती हैं। ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है डिकम्पोज होती है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको मैन्योर प्रोवाइड करते हैं और मैन्योर जो है काफी बेनिफिशियल होता है। ओके, तो इस तरह से ये हमें जो है बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस in human beings, plants, and animals. Such disease causing microbes are called pathogen. Okay, तो क्या है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उसमें जो है क्या होता है कि वो जो है डिजीज काउज करते हैं, है ना? तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन। तो ये जो है डिजीज जो है ह्यूमंस को भी करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं। ओके, सो दीज आर द pathogens, that is they are causing diseases to the animals, plants and humans. And some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो जो है फूड को खराब करते हैं, क्लोथ्स और जो भी लेदर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसको खराब करते हैं ना, इस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो वी विल डिस्कस नाउ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमको जो है डिजीज काउज करते हैं? सो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, है ना, कि कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है ना? सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन infected person or carried through an animal. ओके, ये जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में या एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? या तो हमारी बॉडी में जब हम ड्रिंक करते हैं, फूड लेते हैं, है ना, या हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो ये तीनों मीडियम से ये हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, है ना? और ये जो है अगर इस तरह से हमारी बॉडी में पहुंचते हैं
तो इस तरह का जो माइक्रोबियल डिजीजेस होता है वो स्प्रेड भी होता है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट होता है, मतलब कोई डिजीज अगर एयर की वजह से, वाटर की वजह से और फूड की वजह से जो है स्प्रेड हो रहा है तो वो एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। कोई भी जो है वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन से जो है पर्सन टू पर्सन जो है इन्फेक्ट करेगा, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट वेरी गुड एग्जांपल इज कोरोना वायरस, हाईली इन्फेक्टिंग वायरस है ना, highly infecting virus. You know about everything about the coronavirus. Okay, you know better than me. So this is also a communicable disease. Okay, because microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water and food or physical contact are called communicable diseases. तो वैसे diseases जो कि air, water, food और physical contact से फैलते हैं उनको हम लोग communicable diseases कहते हैं। Examples are cold, chickenpox, tuberculosis, cholera. Okay, they are the examples. Now, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो होता क्या है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोल्ड से इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करता है, छींकता है, तो फाइन ड्रॉपलेट जो है उसके माउथ से जो है मॉइस्चर के साथ जो है हवा में जाते हैं और वो मॉनसून मॉइस्चर में जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब उस एयर के कांटेक्ट में आता है, जब उसको ब्रीथ करता है, तो वो जो है वायरस उसकी बॉडी में भी चले जाते हैं। और अगर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो भी जो है कॉमन कोल्ड से प्रभावित हो जाएगा। ऑल्दो अगर उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम इज व्हाट, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, दिस इज द एबिलिटी ऑफ आवर body. Okay, so if your immune system is strong, you can save yourself from these communicable diseases. Okay, then how do you prevent the spread of communicable disease? आप इसको कैसे रोक सकते हो? सिंपल सी है, पहली बता रही है, we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. Same with the coronavirus cases. आपको जो है अब हैंडकरचीफ रखनी है, मास्क रखनी है, आप जब भी स्नीज कर रहे हैं, है ना, जो भी आपके माउथ ड्रॉपलेट्स है वो एयर में नहीं जाने चाहिए और एयर से जो है दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेंटेनिंग द डिस्टेंस, ओके, proper distance from infected person is very important. Next is, there are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. Okay, housefly is one such carrier. The fly sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. However, eats the contaminated food is likely to get sick. Whoever, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. ओके, अब हम लोग एक नया वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, कैरियर्स। ओके, हमने अभी तक जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है पैथोजेंस होते हैं, डिजीज फैलाते हैं, लेकिन इनको किसी मीडियम की जरूरत होती है, इनके पास हाथ पैर होते नहीं और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि एयर, वाटर, फूड ये सब की हो गया, लेकिन यहाँ तक भी पहुंचने के लिए अदर कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स इनको हेल्प करते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स इनको हेल्प करते हैं टू स्प्रेड, टू रीच टू द फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू इन्फेक्ट अदर पर्सन, है ना, तो इनको हम लोग कैरियर बोलते हैं। ओके, कैरियर्स ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। ये अपनी या तो अपने लेग्स में, बॉडी में इसको कैरी करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर में इसको कैरी करते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई जो है अपने जो उसके बॉडी होता है, उसके जो लेग्स होते हैं, उसमें ये माइक्रोब्स को कैरी करता है। ओके, और बट जो मॉस्किटोज है वो जो उसमें जो हमको मलेरिया होता है,
तो जो मलेरिया का जो पैथोजन है वो उनकी बॉडी के अंदर उनके ब्लड में रहता है, ओके। बट जो हमारा हाउस फ्लाई है उसकी बॉडी में जो है पैथोजेंस स्टिक करते हैं, है ना। So there are some insect and animals which act as carrier of disease causing microbes. हाउस फ्लाई एक बढ़िया एग्जांपल है। ये कभी क्या है कि गार्बेज में बैठ गया, उसके बाद जो है एनिमल एक्सक्रीटा में बैठ गया, तो क्या होता है कि वो जहां भी बैठता है तो वहां से जो है पैथोजन उसके जो है बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। देन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है, जब ये फ्लाई जो है अनकवर्ड फूड में बैठता है, वाटर्स में बैठता है या हमारे फूड प्रोडक्ट में बैठता है, तो वहां पे ये जो पैथोजेंस है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और वो जब कोई भी व्यक्ति इन फूड को जो है अगर कंज्यूम करेगा तो वो जो है बीमार हो जाएगा, सिक हो जाएगा, ओके। इसीलिए हमेशा हमें जो है अपने फूड को कवर्ड करके रखना चाहिए, हमेशा जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हम लोग जो है अनदर एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि मैं सॉरी, मैंने आपको बताया था फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, आप देखिए यहाँ पे जो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो का जो है फिगर बना हुआ है। तो जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो हमको कौन सा डिजीज काउज करता है, वो हम ये जो है मलेरिया काउज करता है। ये जो है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के पैरासाइट को अपनी बॉडी में कैरी करता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो अनदर टाइप ऑफ मॉस्किटो है जो कि डेंगू वायरस को कैरी करता है अपनी बॉडी में, है ना। जो डेंगू फीवर जो फैलाता है उस वायरस को ये अपनी बॉडी में कैरी करता है। सो अगर हम इन कैरियर्स का जो है को कंट्रोल कर ले तो ये हम डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? आपके टीचर्स, आपके जो है जो भी बड़े हैं वो आपको कहते हैं कि अपने आसपास में जो है वाटर को जमा नहीं होने देना चाहिए। तो क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि ये जो मॉस्किटोज है वो वाटर में ब्रीड करते हैं, ये अपने एग्स जो है वाटर में डाल देते हैं, और इनसे जो है लार्वा और प्यूपा और जो भी कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और नए जो मॉस्किटोज बनते हैं वो वाटर में ही बनते हैं, है ना। तो अगर हम वाटर को जो है कहीं पे जो है इस तरह से, जो बरसात का वाटर है जो कि कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में जो जमा हो जाता है, उसको अगर हम जमा ना होने दें, या अगर जमा हो गया उनको क्लीन करें, है ना, अपने सराउंडिंग को साफ रखें, सूखा रखें, तो हम इन मॉस्किटोज को जो है ब्रीडिंग से रोक सकते हैं। और अगर हम इनको ब्रीडिंग से रोक सकते हैं तो हम इनको मलेरिया काउज करने से भी रोक सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कॉमन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो यहाँ पे ह्यूमन डिजीज लिखा हुआ है, देन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो इस डिजीज को कॉज करता है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स कि ये इसको हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये फैलता है बैक्टीरिया से, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, ओके। और ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, ये जो है एयर के हेल्प से जो है फैलता है ना। उसी तरह से मीजल्स है, मीजल्स भी एक जो है कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि वायरस से स्प्रेड होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी एयर है ना। थर्ड डिजीज आप देखिए चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस से स्प्रेड होता है। चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस सब आपने सुना है। ये भी एयर से फैलता है, फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है ना। पर्सनल बिलोंगिंग्स, इन्फेक्टेड पर्संस के पर्सनल बिलोंगिंग्स यूज करने से फैलता है, ओके। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो जो है ये भी जो है कॉजेटिव माइक्रोनिज्म इसका जो है वायरस है, और ये जो है एयर और वाटर की मदद से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन करता है। तो ये जो चारों डिजीजेस है इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, keep the personal belonging of the patient away from those of the others, vaccination to be given at suitable age। सबसे प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि हमेशा इन्फेक्टेड जो पेशेंट है, पेशेंट को जो है
कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है ना, उसके पर्सनल बिलोंगिंग सेपरेट रखने हैं, ओके। और प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है जरूरी है ताकि किसी हेल्दी पर्सन को ये डिजीज ना हो, ओके। हम लोग कुछ और डिजीजेस देखते हैं जैसे कॉलेरा एंड टाइफाइड। दोनों जो है बैक्टीरिया की वजह से जो है फैलते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। दोनों वाटर से फैलते हैं। और कॉलेरा जो है फूड कॉन्टामिनेटेड फूड से भी फैलता है, ओके। तो आप इससे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप कैसे कॉलेरा और टाइफाइड से अपने आप को बचा सकते हैं? बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। क्या करना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स फॉलो करना है ना। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है कि आप एवरीडे बाथ लें, ओके। अपने क्लोथ्स क्लीन रखें, अपने घर अपने सराउंडिंग को जो है क्लीन रखें, और जो भी है कुक्ड घर का बना हुआ खाना का जो है कंज्यूम करें, प्रॉपर वाटर बॉयल वाटर जो है यूज करें, और वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन कराएं जो भी हेल्दी पर्सन है उनका, ओके। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी जो देखिए वायरस से फैलता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, ओके। कॉन्टामिनेटेड वाटर में इसके वायरस होते हैं, और जब कोई इसको कंज्यूम करता है वाटर को तो उसको जो है हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए जो है बॉयल करके और ठंडा किया हुआ पानी आपको पीना चाहिए, और हेल्दी पर्सन्स का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ओके। देन मलेरिया। मलेरिया किससे कॉज होता है? कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है जो है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। और कैरियर क्या है? मॉस्किटो। ये जो प्रोटोजोआ है उसको मॉस्किटो अपनी बॉडी में कैरी करता है, ओके। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या है? यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। आपको क्या है? मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो आप मॉस्किटो को स्प्रेडिंग से कैसे जो है रोक सकते हैं? बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट व्हाइल स्लीपिंग, यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल है ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। आप ब्रीडिंग कैसे रोक सकते हैं मॉस्किटोज का? बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। अपने आसपास जो है गंदे पानी को जमा होने से रोकना है ना। और भी मीडियम्स हैं, आप जो है केरोसिन का प्रयोग करिए, जहां भी वाटर आपके आसपास जो है गंदा पानी जमा है वहां केरोसिन का छिड़काव करिए, है ना। जहाँ पे नाले हैं जहाँ हमेशा पानी जमा रहता है वहाँ गम्बूजिया फिश जो है छोड़ा जा सकता है, वो उसके लार्वा को खा जाते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं, आप यूज करके जो है अपने आप को जो है और अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आपके लोग हैं उनको आप बचा सकते हो मलेरिया से, है ना। नाउ we will discuss disease causing microorganisms in animals। वैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स में डिजीज काउज करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में और एनिमल्स में भी डिजीज काउज करते हैं। तो देखिए रॉबर्ट कोच जी हैं, रॉबर्ट कोच जो है 1876 में डिस्कवर किए थे बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। ये जो एंथ्रेक्स डिजीज है ये जो है जानवरों में होता है, और इसका जो है डिस्कवर रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। और जो बैक्टीरिया ये एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ओके। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए और रिमेंबर रखिएगा। इन अदर एग्जांपल्स है आपका जो है फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरस, ओके। फूट एंड माउथ डिजीज है जो कि कैटल्स में वेरी कॉमन है, ये जो है भी ऑल्सो जो है वायरस के द्वारा जो है कॉज होता है, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनिमल्स में ये डिजीजेस होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। वैसे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स में डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं प्रॉपर लगभग सभी में कोई ना कोई डिजीज जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज करते हैं। ओके, और जब ये डिजीज हो जाता है तो डिजीज होने से क्या होगा कि क्रॉप यील्ड जो है कम होता है और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ओके, तो इनको जैसे कि आप देखिए, जैसे कि कुछ डिजीजेस के बारे में जो कि स्पेशली प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो है, जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ओके, मौसमी, इनमें जो है ये डिजीज होता है। ओके, इसका नाम है साइट्रस कैंकर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डिजीज को कॉज करता है वो है बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। अगर ये एयर, वाटर, ये सब मीडियम होते हैं तो डिजीज काफी तेजी से फैलता है। तो जब एक पौधे में इन्फेक्शन होगा तो ये सारे पौधे में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है रस्ट ऑफ व्हीट। देखिए, जो व्हीट के जो लीव्स हैं उसमें किस तरह का येलो एंड ब्राउन स्पॉट्स जो है क्रिएट हो गए हैं। इसकी वजह से जो है प्रॉपर प्लांट्स ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन नहीं होता है। और ये कॉज होता है फंगी की वजह से, है ना। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो है फंगी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड सीड। अगर कॉन्टामिनेटेड सीड है, इन्फेक्टेड सीड है, उसको हम अगर शो करेंगे तो जब प्लांट्स आएंगे उसमें जो है ऑटोमेटिकली ये डिजीज प्रेजेंट होगा। ओके, और सेकेंड मीडियम है एयर। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, दैट इज ओकरा, अदर नेम इज ओकरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भिंडी के जो लीव्स हैं वो उसमें येलोनेस आ गया है। अगर लीव्स येलो हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। Causative agent is virus and carrier is insects. There are some insects which carry this virus and spreading this virus to the bhindi plants, okay, and causing the disease yellow vein mosaic of bhindi. Okay, so these are the diseases caused in the plants. Till now we have studied about the diseases in animals, diseases in humans and diseases in plants. Now we will discuss food poisoning. कि food poisoning, what is food poisoning? Okay, what happens? क्या है, हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है कि जब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जो है हमारे फूड को जो है कॉन्टामिनेट करते हैं, ये किसी न किसी मीडियम से अगर हमारे फूड में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फूड हम रखते हैं उसमें अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से जो है टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स जो है प्रोड्यूस होता है। और ये टॉक्सिन्स जो है फूड को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, फूड को जो है टॉक्सिक बना देते हैं। और अगर कोई हेल्दी पर्सन इस फूड को जो है कंज्यूम करेगा तो वो क्या होगा, वो सिक हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉक्सिक है उसको जो है वो सिक कर देगा, है ना। सो फूड पॉइजनिंग causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Okay, तो फूड पॉइजनिंग ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है फूड को प्रिजर्व करें। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन जरूरी है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि फूड को कॉन्टामिनेट होने से बचाने के लिए उपाय करना। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। ओके, फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, क्या होता है, फूड में चूंकि नमी होता है, मॉइस्चर होता है, जैसे कि आप अगर ब्रेड जो है आप जो है कहीं पे आप फेंक दो तो उसमें पहले नमी आएगी, फिर उसमें जो है फंगस का इन्फेक्शन होगा। ओके, और उसमें जो है आपको जो है फंगस ग्रो हो जाएंगे, तो इससे तो जो है फूड खराब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए जो है फूड का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, मेथड्स हैं जिससे कि फूड को जो है खराब होने से और प्रिजर्व होने से बचाया जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ केमिकल मेथड्स जानेंगे कि कौन 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 से केमिकल मेथड्स हैं जिससे हम जो है फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। तो देखिए, प्रिजर्वेटिव्स, यूजिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स जो है कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका उपयोग करके जो है फूड को जो है खराब होने से बचाया जाता है। जैसे कि
salt and acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservative. These are also used in the jam and squash to check their spoilage. Okay, तो कुछ केमिकल्स है जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और कॉमन सॉल्ट है, कॉमन शुगर है और जो है विनेगर है, एसिड्स है जिसका भी जो है यूज किया जाता है पिकल्स को और अदर जो फूड्स है जैसे कि जैम्स है, स्क्वैश है, उसको जो है कॉन्टामिनेट होने से बचाने के लिए जो है ये हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं तो उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। ओके, और हमने इसका कुछ कॉमन एग्जांपल भी स्टडी किया। अब हम लोग जानेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो आपके घर में जो सॉल्ट अवेलेबल है उससे आप कैसे जो है फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि घर में वो जो है आंवला है, रॉ मैंगोज है, टैमरिंड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, फिर मीट है और फिश है, इसको प्रिजर्व करने के लिए ड्राई सॉल्ट का यूज करते हैं। सॉल्ट का यूज है आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड, इसको भी जो है बचाने के लिए हैवी सॉल्ट जो है यूज किया जाता है। हैवी सॉल्ट में इनको डाल करके या फिर रैप करके रखा जाता है ना, ताकि इसको जो है, क्योंकि ये जो केम सॉल्ट है उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। ओके, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आपके घर में जो शुगर अवेलेबल है वो भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है और इसे इसी मेथड से जो है जैम्स और जेलीस और स्क्वैशेस जो है वो प्रिजर्व किए जाते हैं, है ना। Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. तो शुगर क्या होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को खत्म कर देता है और फूड को कॉन्टामिनेट होने से बचा देता है, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स हैं हमेशा वो मॉइस्चर में ही ग्रो करते हैं। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रोब्स वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, है ना। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। घर में मम्मी जो है अचार रखती है तो आपने देखा होगी वो जो है ऑयल जो है उसमें डालती है, विनेगर डालती है। ओके, और जो है पिकल्स को जो है बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रोब्स है उससे इन्फेक्ट होने से बचाती है ना। तो ऑयल एंड विनेगर्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व द पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश एंड मीट्स। ओके, ये सभी को जो है प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ऑयल्स का और विनेगर का प्रयोग कर सकते हैं। देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है कि हेवी हीट होगा या हेवी कोल्ड होगा, दोनों कंडीशन में माइक्रोब ग्रो नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, वेरी कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि हेवी कोल्ड में और हेवी हीट में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं, है ना। और हमारा फूड जो है कुछ लंबे समय तक खराब होने से बच जाता है। तो लेकिन हीट एंड कूल ट्रीटमेंट जब दोनों मेथड एक साथ अप्लाई किया जाता है तो ये जो है नॉर्मली मिल्क के साथ किया जाता है और इस प्रोसेस को जो है पास्चुराइजेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकेंड के लिए हीट किया जाता है और सडनली उसको जो है ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है और इसको सेल कर दिया जाता है। आपके घरों में जो पैक्ड मिल्क आता है आप बिना इसको बॉयल किए हुए पी सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है पास्चुराइज्ड है। पास्चुराइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है मिल्क को जो है हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, तुरंत जो है इसको स्टोर कर लिया जाता है, एयर टाइट पैक कर लिया जाता है। ओके, ये जो है मेथड का जो डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट है लुईस पास्चर जी के द्वारा किया गया था। ओके, नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। अब तो स्टोरेज और पैकिंग भी एक बहुत बड़ा मेथड है फूड को जो है खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाने के लिए। इसीलिए आप देखते हो जितने भी फूड आइटम जो इंडस्ट्री से पैक्ड रूप में आते हैं वो हेवी पैकेज होते हैं, एयर टाइट पैकेज होते हैं, उनके अंदर में एयर नहीं होता है और एयर यूज करते हैं तो नाइट्रोजन या ऐसे ही गैसेस यूज किए जाते हैं जिसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका ड्राई फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, वो जो आप देखते हो कि सील्ड पैक जो है एयर टाइट कंटेनर्स में जो है पैकेट्स में सेल किए जाते हैं, क्योंकि एयर अगर
नहीं होगा तो भी इन्फेक्शन नहीं होगा, फूड कंटामिनेट नहीं होगा, क्योंकि एयर नहीं होगा तो मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रोब्स नहीं होंगे। ओके, नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जो सॉइल में कुछ प्लांट्स में वो ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है उनके जड़ों में जो है रहते हैं, और इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स। ओके, जिन प्लांट्स की जड़ों में ये बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनको हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और वेरी कॉमन एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है? राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ओके, such as beans and pea, with which it has a symbiotic relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बोथ इंडिविजुअल किसी न किसी रूप से जो है एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करते हैं और नुकसान किसी को नहीं होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो रूट नोड्यूल्स में रहता है और प्लांट्स उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इसके बदले में जो है राइजोबियम उनको जो है क्या करता है कि जो ओपन एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो फ्री नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको जो है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट्स उसको इजीली जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको जो है प्रोटीन बनाने में यूज करते हैं, है ना। ओके, तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेगुमिनस प्लांट्स में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग की वजह से भी होता है। लाइटनिंग क्या है कि जब बरसात के दिनों में आपने जो है बिजली को कड़कते देखा होगा, तो लाइटनिंग भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये हमेशा सालों भर तो होता नहीं है। ओके, बट ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेगुमिनस प्लांट्स के जो है रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन हमेशा फिक्स करता रहता है ना। और इसकी वजह से जो है जो है प्लांट्स को हमें जो है प्रोटीन मिल पाता है, हमें जो दाल मिल पाता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो हमें किसी प्रकार का कोई भी दाल अवेलेबल नहीं होता और हमको कोई भी जो है प्लांट प्रोटीन नहीं मिल पाता है ना। तो अब बात ये हुई कि भाई एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है ये बैक्टीरिया ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी एनवायरनमेंट में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है उसकी जो है मात्रा है जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये क्यों रहती है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट जो है जो हमारा डिस्कशन है वहां हम लोग इसको जानेंगे, है ना। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो है रूट्स ऑफ ए लेगुमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल आप देख रहे थे। ये जो है एक रूट है लेगुमिनस प्लांट्स का, यहाँ पे आप नोड्यूल्स देख लीजिए, यहाँ पे जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। सो अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो है नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जो है हमेशा मेंटेन रहता है। तो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हम लोग इसको जानेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है कि भाई एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और वापस उसमें जो है नाइट्रोजन छोड़ दिया, तो ये क्या है, प्रोसेस जो है एक साइक्लिक हो गया, लिया वापस कर दिया, लिया वापस कर दिया, लिया वापस कर दिया, तो ये एक साइकिल हो गया, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन गैस है ना। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको जो पार्ट ऑफ प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, सब में जो है आपको जो है नाइट्रोजन मिलेगा, है ना। तो हम लोग इस साइकिल को समझते हैं कि साइकिल किस प्रकार का है। स्टार्ट करते हैं आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। सबसे पहले तो ये या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा, राइजोबियम, इनके थ्रू जो है ये फिक्स किया जाता है और ये जो है वाटर में सोल्युबल हो जाता है, सॉइल में ये चला जाता है ना। ये जो है नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखिए कुछ जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग की वजह से होता है, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। लाइटनिंग की वजह से भी ये जो है नाइट्रोजन फिक्स होता है, और ये जो है ये भी जो है सोल्युबल फॉर्म में हो जाता है, ये सॉइल में मिक्स हो जाता है, प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन बनाने में यूज करते हैं, है ना। फिर इन प्लांट्स को जो है एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो जो है क्या करते हैं, खा जाते हैं, है ना। और जब एनिमल्स और प्लांट्स, जब इनका जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ,
जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, जब ये फीकल मैटर रिलीज करते हैं, ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, तो उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और जब ह्यूमंस या एनिमल्स का डेथ होता है तो जो भी उसके में नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो वापस जो है वो सॉइल में चले जाते हैं। ओके। और ये जो है सॉइल में जो नाइट्रोजन चले जाते हैं कंपाउंड फॉर्म में, वो जो है नाइट्रोजन रिलीजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं कुछ बैक्टीरिया, वैसे ही कुछ डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन को जो है कंपाउंड से जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। नाइट्रोजन को जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन डिकम्पोजर बैक्टीरिया और जो अदर माइक्रोब्स है, वो वापस इसको जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो आप देखिए कैसे हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के द्वारा जो है लिया गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से जो है वो सेल तक पहुंचा, सॉइल से जो है प्लांट को मिला, प्लांट से जो है एनिमल और ह्यूमंस को मिला, एनिमल और ह्यूमंस के डेथ और एक्सक्रीटा जो है वापस सॉइल में चला गया, सॉइल से जो है नाइट्रोजन डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं जो उसको वापस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट साइकिल जो है चलता रहता है। ओके। तो यही है नाइट्रोजन साइकिल। ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं अगर कोई भी इशू है तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो ये चैप्टर क्या है कि वी हैव स्टडीड अबाउट द microorganisms. Microorganisms are the small microscopic living organisms which we can't see, we can't observe through our naked eye. Okay. Or they are also our friend and our foe also. In many ways they are helping us. Okay. Many ways they are helping us in some commercial production of many food items, curd, alcohol, vinegar. Okay. Many things. Okay. And production of medicines. Okay. Then nitrogen fixation. Okay. In this way they are helping us. And in other way, if they are some microscopic microorganisms are harming us by causing us some diseases. Okay. They are causing diseases to animals, plants and humans. Okay. So also that's why the name of the chapter is microorganisms, friend and foe. Okay friends, thank you very much for being with me for discussing this part of the chapter. Okay, I hope you all understand the topics, the points very comfortably, very easily. I suggest you to watch this video more than one time. Okay. And if anybody of you is new to my channel, I will tell you to please subscribe my channel so that next time whenever I upload the new video, you will get the first the link of the video. Okay. So and in the next video what we will discuss about the keywords. Keywords are important words of the chapter which helps us to understand the points very easily and get the knowledge and learn the things, learn the science. Then we will also discuss about the summary we will discuss. Then we will do the exercise. Okay. Exercise, we will complete all the questions, and after that we will do the activities and projects. So in this way in the next video I will complete this chapter. Okay. So thank you bachcho, thank you friends for learning, discussing with me this chapter, and I hope you understand the points very comfortably with me, and I hope and I suggest you to be in touch with me through my channel so that I can help you to learn your complete your syllabus, get the knowledge at your home. Okay. So once again, thank you very much. I will meet you in the next video, hopefully very soon. Okay. Thank you once again. Thank you very much.